वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन पार्ट 2 लेकर आए हैं हिस्ट्री पे। पार्ट फर्स्ट का आपका रिस्पांस अच्छा था, आपको पसंद आया है, तो इसीलिए हम पार्ट 2 भी लेकर आए हैं। तो आपको पता है पार्ट फर्स्ट आपने देखा ही होगा, तो आपको पता है यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द राइन ऑफ अकबर। अकबर के दौर का सबसे जो ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन है, हु रोड द अकबरनामा एंड ऐन अकबरी, जिसने अकबरनामा और ऐन अकबरी भी लिखी है, वो कौन है? जल्दी से बताएं। तो ये है आपके यहाँ पर अबुल फजल साहब। तो अबुल फजल साहब है जिन्होंने अकबरनामा भी लिखा है और ऐन अकबरी भी लिखा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि अकबर जो है मेडिवल हिस्ट्री में अकबर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अकबर के बारे में ले आया हूँ। तो अकबर का जो दौर रहा है, टाइम पीरियड रहा है 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का राज रहा है। और अकबर की जो बैटल अकबर के दौर में हुई, दो इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पर मैं रखी हुई है मैंने। सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में हुई थी अकबर के दौर में। ये बैराम खान जो अकबर के मेंटर हैं और हीमू के बीच में हुई। तो यहाँ पर बैराम खान ने हीमू को हरा दिया था। तो इस तरह से अकबर का दौर शुरू हुआ था। एक्चुअल में बैराम खान ही जो थे ये बैटल ऑफ पानीपत में जिन्होंने लड़ा था। फिर अकबर बहुत छोटे थे, उनको फिर राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें जो 1576 में हुई, ये हुई थी राजा मान सिंह और राणा प्रताप मेवाड़ के बीच में। यहाँ पर मान सिंह जी जो जीत गए थे यहाँ पर बैटल। ये अकबर की तरफ से इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजा मान सिंह, ये इन्होंने फाइट ये बैटल लड़ी थी। तो ये दो बैटल अकबर के बारे में याद रखना है। इसके बारे में हम और बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। जो राल्फ फिंच की बात करें, कैम इनटू हिज राइन। तो अकबर के दौर में जो अंग्रेज़ आया था ना, वो था राल्फ फिंच। ओके, राल्फ फिंच। इसके बाद हम बात करें अकबर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अकबर की बात चल रही है, शाहजहां की नहीं है भाई, अकबर की बात चल रही है। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर सिकरी का क्वेश्चन पूछें तो अकबर ने ही बनाई है। ठीक है। रेड फोर्ट इन आगरा, हुमायूं टॉम एंड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मोनूमेंट्स हैं अकबर में बनाए हैं। इसके बाद हम बात करें दीन इलाही चलाया था अकबर ने, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकबर के रिलेटेड। तो ये बिल्ड क्या क्या किया और दीन इलाही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अकबर के रिलेटेड थी, वो जो है आपकी नवरत्न। अकबर ने नवरत्न बनाए थे, यानी 9 स्कॉलर्स की एक एसोसिएशन बनाई थी। तो जो इसके कोर्ट, इसके दरबार के जो 9 स्कॉलर थे, तो वो आपको नाम याद रखने चाहिए। बीरबल, अबू फजल, फैज़ी, टोडरमल, मान सिंह, टेंसिन एंड खाने खाना और फ़कीर अज़ीउद्दीन एंड मुल्ला दो प्रियाजा। तो ये सातों के नाम आपको याद रखने हैं कि अकबर के कोर्ट के ये नवरत्न थे। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इनके जो काम थे, अभी देखो फॉरेन मिनिस्टर है, उस दौर में ऐसे मिनिस्टर नहीं थे, यानी उनका नाम अलग था लेकिन काम यही था। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर यानी हेड थे, ये एडवाइज़र भी थी, चीफ एडवाइज़र अबुल फजल। इसके बाद फैज़ी एजुकेशन को कंट्रोल कर रहे थे। टोडरमल की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल। और इसके साथ टेंसिन, सिंगर म्यूजिशियन जो है ये टेंसिन थे। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दो मेनली आप याद रखें। बाकी आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको याद कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर टेलीग्राम में जाएं, वहाँ पर पीडीएफ आपको 12 घंटे के बाद, वीडियो अपलोड होने के 12 घंटे के बाद अप्रॉक्सीमेटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, द फर्स्ट ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वास। जो ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है पहली, सबसे पहली बंगाल की, तो वो है आपकी कौन सी, जल्दी बताएं। तो है अनुशीलन समिति। ओके, अनुशीलन समिति। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो ये पॉलिटी में भी आता है, हिस्ट्री में भी एक टॉपिक आता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो था राजेंद्र प्रसाद था। देखो एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर अगर पूछा गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट, कुछ देर तक, सिर्फ कुछ दिनों तक एक प्रेसिडेंट बने थे, 6 से 9 3 दिन तक बने थे, वो थे आपके सचिंद्रानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो शायद मैं कंफ्यूज ना हूँ, इसमें कृपलानी भी थे, तो मैं आपको एक कमेंट में बता दूंगा। तो जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, या आप ही कमेंट करके बता दो भाई, थोड़ा आप भी हाथ बढ़ाओ आगे। तो इसके बाद हम कमेटीज़ भी आप देख लेनी है, पॉलिटी में भी आती है और हिस्ट्री में भी। तो ये कमेटी की बात करें, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद की कमेटीज़ आप याद रख लें। राजेंद्र प्रसाद किन किन कमेटी के चेयरमैन थे? स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग पे, रूल्स और प्रोसीजर पे भी के चेयरमैन भी यही थे, राजेंद्र प्रसाद। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये थे आपके यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। यूनियन जहाँ यूज़ हो तो जवाहरलाल नेहरू या उसके साथ साथ स्टेट कमेटी, तो ये जवाहरलाल नेहरू की
आप याद है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको बता दूं तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी है, कृपलानी इसके थे हेड, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड जीवी मवलांकर थे, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई कमेटी इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, ये सबको पता ही होता है। तो ये कमेटीज़ भी आप एक बार इसको रीड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सभा स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा स्टार्ट की थी, फाउंड की थी, तो उसका क्या नाम है, जल्दी से बताएं। तो उसका नाम है आपका तत्वा बोधनी सभा। तो तत्वा बोधनी सभा किसने स्टार्ट की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो ये देखो यहाँ पर अगर थोड़ी क्वालिटी आप हाई करके इसको रीड आउट कर लेते तो बहुत फ़ायदा होता है आपको, कि बहुत कंटेंट अच्छा है लेकिन स्क्रीनशॉट है। तो एक बार इसको आप क्वालिटी हाई करके रीड आउट कर लें। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं, ब्रह्म समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय हैं। कलकत्ता में 1830 में ब्रह्म समाज बना था, ठीक है। आर्य समाज के फाउंडर जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो 1875 में बनी थी बॉम्बे में, ओके। रामाकृष्ण मिशन के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके स्वामी विवेकानंद, ये बनी थी 1897 में, ओके। कहाँ बनी थी? ये कलकत्ता में, ओके। इसके बाद प्रथाना समाज के फाउंडर हैं आत्माराम पांडुरंगे, और ये बनी थी 1867 में, 67 में, ओके। तो ये इसके अलावा जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ सती और विडो रिमैरिज एक्ट जो है ये किस दौर में हुआ था? ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था ब्रह्मो समाज में। तो वेदांता कॉलेज बना था इस दौर में। फादर ऑफ नेशनलिज्म का टाइटल भी मिला था राजा राम मोहन राय को। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये एक बार क्वालिटी हाई करके रीड आउट कर लें। और इसके साथ कुछ और हैं, जैसे कि प्रथाना समाज में अभी बोला था, आत्माराम पांडुरंगे ने बॉम्बे में बनी थी, और इसका एम था बिलीव इन वन गॉड, ओके। तो प्रथाना सभा की बात करें तो कल कंफ्यूज थे लोग, कुछ कह रहे थे आत्मा पांडुरंगी, तो मैंने क्वेश्चन डाला था एम जी रनाडे लिखा था। तो एक प्रथाना सभा बनी थी जिसको फाउंड किया था एम जी रनाडे ने, लेकिन जो ये पूरी समाज था प्रथाना समाज, इसके फाउंडर आत्माराम पांडुरंगे थे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो धर्मा समाज जो है इसके फाउंडर राधाकांत देव हैं, 1830 में ही बनी थी। और ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था धर्मा सभा, ठीक है। मैं बोल कम रहा हूँ ताकि आप रीड आउट कर लें खुद ही तो बेहतर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ये एक बार स्क्रीन शॉट ले लें या इसको एक बार वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लें, अभी के अभी याद करिए। जो चीज़ हाथ में आती है सामने उसको याद कर लेना चाहिए। अभी 1 मिनट लगेगा, सिर्फ इसको याद कर लो आप जल्दी से, फिर ये सोसाइटी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसराय वाज, जब साइमन कमीशन इंडिया में आई तो वाइसराय कौन था, जल्दी से बताएं आंसर। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन वाइसराय थे जब साइमन कमीशन आई 1927 में, ओके। इसके बाद हम बात करें, आपको मैं बता दूं गवर्नर जनरल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल उनके जो काम है उस दौर में हुए, वो आपके लिए एक मैंने बनाकर लाई है यहाँ पर एक लिस्ट। तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो वैरन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं, ठीक है। और कॉर्नवालिस के दौर में परमानेंट सेटलमेंट आई थी, हुई थी। और वेलेस्ले के दौर में सब्सिडी रिलायंस, ये अभी मैं टाइम इतना नहीं है कि इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूं, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, वेलेस्ले सब्सिडी रिलायंस। और विलियम बेंट्रिक के दौर में क्या हुआ था? एबोल्यूशन ऑफ सती। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए विलियम बेंट्रिक के बाद, ठीक है, 1900 लगभग 1833 के बाद। उसके बाद लॉर्ड डलहौसी के दौर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया। उसके बाद फर्स्ट रेलवेज इन इंडिया जो 1953 में स्टार्ट हुआ था इसी डलहौसी के दौर में। और वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन के ऊपर एक एक्ट बना था, ये भी इसी डलहौसी के दौर में आया। तो ये एक बार आप रीड आउट कर लें, ये बड़ा मेहनत से मैंने इसको इंपॉर्टेंट निकाल कर बनाया है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग की बात करें। अब वाइस राय, पहले गवर्नर बंगाल के थे, फिर गवर्नर जनरल इंडिया में बने, फिर वाइस राय में कन्वर्ट हो गए थे। ये जो कैनिंग है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसके साथ फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया भी यही है, ठीक है, कैनिंग। और यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बा, मद्रास और कलकत्ता, 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी इसी के दौर में, कैनिंग के दौर में इंडिया में। लॉर्ड लेटन के दौर में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जो पास हुआ था, जो 1878 में पास हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड रिपन के दौर में इल्बर्ट बिल पास हुआ, इल्बर्ट बिल के साथ फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1882 वाला इसी लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ था।
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसे ही कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज का फादर लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। काफ़ी हो गई इसके बारे में पॉइंट। तो इसके बाद हम बात करें डफरिन के दौर में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डफरिन के दौर में बनी है। बहुत जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद बात करें रिवॉल्ट 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लीड बाय जो 1857 की रिवॉल्ट है वो अवध और लखनऊ से कौन लीड कर रहा था इस रिवॉल्ट को, तो ये अवध और लखनऊ से लीड कर रही थी जो ये थी आपकी बेगम हजरत महल। तो ये पॉइंट्स आपको याद हैं 1857 की रिवॉल्ट की। फिर से क्वालिटी थोड़ी अगर हाई कर लो, बुरा ना मानो तो आजकल वैसे 4G चल रहा है, कोई इतनी कंजूसी का मसला नहीं है। तो ये एक बार आप इसको देख सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र सेकंड और बख्त खान दिल्ली से लड़ रहे थे, और बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से नाना साहब और तंतिया तोप, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी की रानी तो पता ही लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली और बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सप्रेस जो ब्रिटिश जिन्होंने सप्रेस कर दिया था इस रिवॉल्ट को, तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड है उनको निकोलसन और हुडसन ने सप्रेस कर दिया था। फिर कॉमवेल ने इन दोनों को कानपुर और लखनऊ में सप्रेस कर दिया था रिवॉल्ट को। तो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है, इतना लेवल आई डोंट थिंक अगर चले जाए JKSSB, लेकिन यहाँ तक तो JKSSB डेफिनेटली पूछ सकती है क्वेश्चन। ओके, कहाँ तक कि भाई लीडर कौन एसोसिएट थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया वाज, सबसे पहला मेटल जो इंडिया ने यूज़ किया वो है आपका कॉपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में सबसे पहला जो मेटल यूज़ हुआ है वो आपका कॉपर है। ठीक है, कॉपर है। हाँ, ब्रॉन्ज भी फिर यूज़ होने लग गया था, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज मेटल जो है कॉपर ही हुआ था। बाद में ब्रॉन्ज एक अलॉय है, ये बनाया गया था जो अफ़गानिस्तान से बोरो किया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट जो है वो कॉपर है। ये जो आयरन है ये मौर्य के दौर में ये आया था, प्री मौर्य एज के बाद। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर फिर से आई एम रियली सॉरी कि ये मेरे ही नोट्स थे, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी लो हो गई है क्योंकि फ़ोटोज़ हैं स्क्रीनशॉट। क्वालिटी हाई करके इसको एक बार रीड आउट आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 25 से 1750 BC के अप्रॉक्सीमेटली रहा है। वर्ल्ड की 4 बड़ी सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम आता है, 3 आपको सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर्ड की थी दयानंद सैनी ने। तो इस तरह से ये आप रीड आउट कर सकते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जियोग्राफिकल स्प्रेड है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जम्मू में मंदा है, और दामाबाद साउथ में, आलमगढ़ यूपी में, और शुक्लाजंदर वेस्ट में। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंट है ये आपके सामने रखा है। तो एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लें या फिर इसको वीडियो पास करके रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, दयानंद सैनी ने 1921 में, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, फिर से ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन यहाँ तक की बात आप याद रख सकते हैं कि कौन से रिवर पे है, रवि रिवर पे हड़प्पा किसने डिस्कवर्ड किया। इस तरह से बाकी की हम बात करें, मोहनजोदारो जो है ये RD बनर्जी ने 1 साल बाद 21 में हड़प्पा हुआ, 22 में मोहनजोदारो। ठीक है, और ये कौन से बैंक पे, इंदस रिवर के बैंक पे ये मोहनजोदारो है। इसके बाद इसमें क्या क्या पाया जाए तो ये आप हो सके तो याद करें, नहीं तो इतना बड़ा मसला नहीं है इसका। और इसके बाद शुक्लाजंदर आ गया, चनहुदाड़ू आ गया, तो इसके बारे में आप ये एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलें तो ये सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम होता पिछला, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी साइट जो है इंडिया में है या इंडिया में नहीं है। तो ये एक बार और ये रीड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइट्स हैं और कहाँ पे हैं, कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपने बनावली और डोलवरिया जो सबसे लास्ट में 1985 में डोलवरिया डिस्कवर हुई है। तो ये एक बार आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया मगाधा वाज बीइंग रूल्ड बाय, अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे इन्वेड किया, हमला किया, तो मगाधा का राज चल रहा था, मगाधा एम्पायर। तो मगाधा एम्पायर का कौन सा रूलर का रूल, कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, कौन सा रूलर था, तो यहाँ पर मगाधा की जो डायनेस्टी चल रही थी इस दौर में जब अलेक्जेंडर आया, तो ये थी आपकी नंदा डायनेस्टी चल रही थी, नंदाज रूल कर रहे थे। ओके, अगर किसी भाई को हिस्ट्री पूरी क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं भाई, कभी बेले हो ये तो टाइम हुआ हिस्ट्री पढ़ने का तो मिल के पढ़ेंगे। तो किस सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए हिस्ट्री थोड़ा सा मैं बता दूं, सिर्फ एक मिनट आप यहाँ दे दें। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको प्री हिस्टोरिक टाइम एज पढ़नी चाहिए, स्टोन एज कहते हैं। ठीक है,
और उसके जो 4 स्टेजेस हैं। उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैदिक एज में अर्ली वैदिक, लेटिक वैदिक लिटरेचर वगैरह वगैरह, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह। उसके बाद प्री मौर्य एज आ जाता है। प्री मौर्य में महाजनापदास 16 बड़ी बड़ी स्टेट्स बनी थी जिनको महाजनापदास कहते थे। उनमें से सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेट इमर्ज होकर निकली जीत कर सबसे, तो वो थी आपकी मगधा। तो यहाँ पर मगधा एम्पायर चला था। आपको क्वेश्चन मगधा पे था ना, इसलिए बताना जरूरी था भाई किधर है हिस्ट्री में मगधा। तो इधर है जनाब, वैदिक के बाद जो प्री मौर्य के बाद मगधा महाजनापदास था, ये एक बड़ी टेरिटरी थी। तो इसके बाद मगधा के बाद मौर्य एम्पायर आ जाएगा। तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपका बिंदुसारा, बिंदुसारा के अशोका, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है। उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किए थे कुछ हद तक। ओके, गुप्ता एम्पायर आ जाए। गुप्ता के 5 मैंने ये तीनों पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए थे आपको। संगम अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो सॉर्थन किंगडम और मुस्लिम इन्वेजन, तो इस तरह से ये आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो बात चल रही थी मगधा एम्पायर की। तो मगधा एम्पायर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मगधा एम्पायर में 3 डायनेस्टीज हैं, हरियंका, शिशुनागा और नागा डायनेस्टी, ठीक है। इनके रूलर्स की बात करें, फाउंडर कौन है? हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसारा होगा जो फर्स्ट होगा। शिशुनागा डायनेस्टी का शिशुनागा, और नंदा डायनेस्टी का फाउंडर महापद्मा नंदा, ठीक है। फाउंडर हो गए, क्लियर। इसके बाद इनके जो राजा हैं, सबसे पहले बिंबिसारा, फिर अजयशुत्रा, उडेन। शिशुनागा में शिशुनागा और कालसोका। नंदा में आपका महापद्मा नंदा और धनानंदा। तो ये जो बंदा था अलेक्जेंडर, ये आया था इधर नंदा डायनेस्टी में, ठीक है। तो आपको ये इसीलिए बताना ज़रूरी था भाई किस दौर में आया था। ये आपको इसमें मैंने थोड़ी डिटेल दे दी है। हरियंका डायनेस्टी की 2 डायनेस्टी की है, हरियंका और शिशुनागा की। तो नंदा की यहाँ पर मेरा पेज बिल्कुल ख़राब था, तो इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो ये इसको क्वालिटी हाई करके एक बार रीड आउट कर लें, अदरवाइज PDF में क्लियर आएगा, वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी कल। ओके, तो इसके बाद आप आगे चलते हैं। Which of the following was not one of the ruling dynasty of South India in संगम एज? अब इनमें से कौन है जो संगम एज के में रूलिंग डायनेस्टी नहीं थी? अब ये संगम एज क्या है, कौन सी डायनेस्टी संगम एज में आती हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बनाया है चार्ट। तो चार्ट से आपको सारा ये तीरू पूरा संगम एज एक चार्ट में क्लियर हो जाए, एक ही स्क्रीनशॉट में। लेकिन इसके लिए आपको क्वालिटी जो है वो 10 से कुछ करनी पड़ेगी, तो क्योंकि अपनी 720 पे भी नहीं चलेगी। तो थोड़ी सी क्वालिटी हाई कर लो। तो इसके बाद हम बात करते हैं संगम एज की। तो 3 यहाँ पर डायनेस्टी थी, चोलास थे, पांड्यास थे और चेरास थे, ठीक है। ये आपको यहाँ चोला, पांड्या, चेरा। अब इनके एम्बल्स जो हैं टाइगर, फिश और बो एंड एरो थे। इसके बाद हम बात करें इनकी कैपिटल बाद में, पहले रीजन कौन सी जगह पे, ये जो चोलास थे ये नॉर्थन तमिलनाडु में रूल कर रहे थे और पांड्यास साउथन तमिलनाडु में, ठीक है। और चेरा जो है वो केरला में रूल कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 ही जगह, एक तो तमिलनाडु है, नॉर्थन, साउथन एंड केरला। तो ये बिल्कुल सिंपल, ये पॉइंट आपको याद हो गया, ठीक है। चोलास, पांड्या और चेरा, आपको पहले SCPC चोला, पांड्या, चेरा। और नॉर्थन पहले नॉर्थ ऊपर आता है, फिर साउथ, नॉर्थन तमिलनाडु, साउथन तमिलनाडु एंड देन केरला। इसके बाद हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना ये पॉइंट, आपको ये 3 पॉइंट याद हैं। पहले ये 3 कौन सी हैं, इनके एम्बल क्या हैं और इनकी कैपिटल क्या रही है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप जो इस दौर में हुई, ठीक है। पहले कॉटन, फिर पर्ल और फिर पिपर। पिपर तो आपको पता मसाले जो होते हैं ये केरला में बनते हैं। तो केरला कहाँ, चेरा केरला, पिपर। ओके, ये क्लियर होगा। बचे 2 बहुत सिंपल है, देखो कॉटन, चोला, कॉटन, सी, चोला, कॉटन। पांड्या पी और पांड्या पर्ल, पांड्या पी, पांड्या पर्ल। तो ये पांड्या पर्ल ये भी याद हो गया। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आपको होपफुली याद हो गए। अब बचता है आपको ये याद करना है, ठीक है। टाइगर फिश और बो एरो, टाइगर फिश, बो एरो। तो भाई इतना तो कर ही लो, क्या मसला है, 1 पॉइंट याद कर लो। 2 की ट्रिक तो बन रही है लॉजिकली, थोड़ा सा इलॉजिकली, कोई लॉजिक तो नहीं है खास। तो आगे चलते हैं, इसको एक बार रीड आउट कर लो, याद भी कर लो अभी भाई, अभी 1 मिनट में। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश इन। सबसे पहली पुर्तगीज़ की फैक्ट्री कहाँ पर बनी थी? सबसे पहले जो बाहर से इन्वेडर आए थे हमारे इंडिया में, वो थे आपके पुर्तगीज़, जो 1498 में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कालीकट में जो है 1500 AD में कालीकट में फैक्ट्री बनाई थी पहली पुर्तगीज़ ने। ओके, तो पुर्तगीज़ के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप शायद आपको साफ दिख रहा हो, पुर्तगीज़ 1498 में कैपिटल आए और इनका कैपिटल कोचीन रहा है। बाद में गोवा कन्वर्ट कर दिया गया था कैपिटल। ओके, इनके बंदे कौन कौन से थे? वास्को द गामा, फ्रांसिस्को द अल्मेदा,
अल्फोंसो अल्बकर, मैं वैसे भी बोल नहीं सकता सीधे लफ्ज़, एक काम ऐसे निकलेंगे, नैनो द चुनहा, और ये कुछ बंदे थे पुर्तगीज़ के, ओके। और इन क्या क्या किया है ये आप खुद ही रीड आउट कर लेते तो बड़ी अच्छी बात थी। ये क्वेश्चन जब मैंने केस का एग्ज़ाम दिया था अभी 2000 पता नहीं 17-18 के दौर में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पर वास्को द गामा पुर्तगीज रीच किए थे, तो कैलिकट में सबसे पहले आए थे 1498 में, ठीक है। फैक्ट्री कैलिकट में बंदी, जब ये कैलिकट में आए थे तो उस जगह पर जमरान का रूल चल रहा था तब, ये हो गया। इसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया जो थे, पुर्तगीज़ के पहले गवर्नर इंडिया में वो फ्रांसिस्को अल्मेडा थे, ओके। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की थी। तो इसके बाद अल्फोंसो अल्बकर जो थे सेकंड गवर्नर थे, जिन्होंने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में। इसके बाद नैनो द चुनहा जो है, इन्होंने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल कोचिन टू गोवा। और इनके दौर में क्या क्या चीज़ें आई, जब प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की कल्टीवेशन स्टार्ट होगी, ग्रीन चिलीज, टी, कॉफ़ी, कैशू वगैरह वगैरह, इनके दौर में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो ये पुर्तगीज़ के बारे में भी याद रखें। ओके, हो गए। यहाँ पर 10 क्वेश्चन थी, इनकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है भाई, सूख के या वीडियो देख रहे हो, थोड़े से मुझे मोटिवेट कर दिया करो कि क्या करना है आपको जनाब, कि सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, इतना छोटा सा एक काम कर दो, और एक अगर हो सके तो एक लाइक भी कर दो तो बड़ी अच्छी बात थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो टेलीग्राम पे PDF ज़रूर लेते जाना कल। थैंक यू फॉर वाचिंग।